तो दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम के बल्लेबाजों के द्वारा एक टेस्ट मैच में लगाए हों 5 शतक, मतलब 5 शतक लगा दिए हों किसी टीम के बल्लेबाजी क्रम के द्वारा, लेकिन फिर भी वो टेस्ट मैच हार गए हों। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ हुआ है, पहले टेस्ट मैच में हुआ है इस सीरीज के, और ये बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि बिल्कुल यार निराश तो हम होंगे, क्योंकि यार जीता हुआ मैच कैसे हार गया इंडिया। क्योंकि ये हुआ तो क्या हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि बात करनी बनती है ना, क्योंकि सीरीज की शुरुआत है अभी आप कहोगे, लेकिन ये मैच हेडिंगली का मैच तो जीतना चाहिए था जिस स्थिति में हम पहले दिन से थे। अब वो भी अलग बात है कि टेस्ट मैच गया 5वें दिन के तीसरे सेशन तक, तो आप सोच सकते हैं कि यार कितना लाजवाब टेस्ट मैच हुआ होगा। अगर किसी ने इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत में हमसे ये कहा होता कि पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जाएगा 5वें दिन के तीसरे सेशन तक और उसके बाद हमें वो नतीजा मिलेगा, तो हम कहते यार नया इंडिया, न्यू इंडिया, क्या लड़ाई लड़ रहा होगा फिर तो अगर ऐसा आने वाला है नतीजा। लेकिन हमारे पास बुमराह भी थे, हमने बैटिंग भी अच्छी करी, लेकिन फिर भी मैच कैसे हार गए उसकी करते हैं बात। तो उससे पहले कि मैं बात करूं, चैनल को आप ज़रा दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप लाइक कर लें, चैनल को आप शेयर कर दें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। अब हुआ क्या है यार, क्योंकि ये होता है नहीं और ये पहली बार हुआ है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ द टेस्ट क्रिकेट ये पहली बार हुआ है और वो हमारे साथ ही हुआ है। अब ज़रा मैच के स्कोर कार्ड पे जरा नजर डाल लेते हैं, मैच की समरी पे नजर डाल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद चर्चा करेंगे कि हार की जो बड़ी वजह थी वो कौन कौन सी रही भारतीय नजरिए से। तो अब देखें यार, पहले बैटिंग करते हैं, 471 रन लगाते हैं, जिसमें शतक आता है यशस्वी जायसवाल की तरफ से, शतक आता है ऋषभ पंत की तरफ से, शतक आता है कप्तान शुभमन गिल की तरफ से, और हम 471 पे ऑल आउट हो जाते हैं खैर पहली पारी में। फिर दूसरी पारी में इंग्लैंड बनाती है 465, जिसमें शतक आता है ओली पोप के बैट से, 99 रन की एक लाजवाब पारी आती है हैरी ब्रूक के द्वारा। तीसरी पारी में भारत बनाती है 364 रन, जिसमें शतक था एक बार फिर से ऋषभ पंत के द्वारा, केएल राहुल की तरफ से एक और कमाल का शतक, और चौथी पारी में इंग्लैंड कर देता है चेज 371 के एक बड़े टारगेट को। बेसबॉल युग में इंग्लैंड में ये संभव हो पाया है इंग्लिश टीम के द्वारा, क्योंकि ये कर दिखाया है एक बार फिर अपने ही घर पे शेर बने हैं इंग्लैंड वाले, और टेस्ट मैच को जीत लिया है 5 विकेट से। ये मैच समरी आपको मैं दिखा रहा था। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि कहाँ गलती हुई एक्चुअली टीम इंडिया से। अब गलती तो ये भी हुई ना कि आप पहली पारी में कितनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, क्या कमाल की सिचुएशन में थे आप, क्या लाजवाब स्थिति में थे आप, क्योंकि 430 पे हम बात कर रहे थे कि टीम इंडिया का स्कोर है 430 पे 3, और फिर वहां से लग रहा था कि टीम इंडिया ना डिक्लेयर करेगी अपनी इनिंग को, बड़ा टोटल खड़ा करेगी, 500-600 रन बनाएगी, और वहां से क्या होता है, कोलैप्स। 430 पे आप 3 थे, वहां से आप ऑल आउट हो गए 471 पे, सिमट गए 471 पे, यानी कि जो आपकी आखिरी 7 विकेट्स थी ना वो महज 41 रन के अंदर आपने खो दी। अब एक तो ये बड़ा हुआ कि कोलैप्स हो गया, जहां भारत बना सकता था 550-600 डिक्लेयर कर सकता था पारी को, वहां आप 500 का आंकड़ा भी ना छू पाए, तो ये एक बड़ा वो हुआ गलती, एक बड़ी गलती हुई भारत के द्वारा कि कोलैप्स हो गया। फिर ये हुआ कि यार चलो कोई नहीं, हो गया, इतनी अच्छी बैटिंग तो करी है, लेकिन फिर भी रन कम नहीं है, 471 है हमारे पास। फिर दूसरी पारी में मतलब फिर वही हुआ, कोलैप्स हुआ भारत की ओर से, क्योंकि 330 पे ना आप 4 विकेट आपने गंवाए थे, आप उस वक्त भी बढ़िया पोजीशन में थे, वहां से फिर आप 31 रन के अंदर भाई अपने बच्चे कुछ 6 विकेट गंवा देते हैं, और
जहां लग रहा था कि एक बार फिर से भारत डिक्लेयर करेगा, एक बार फिर से भारत, वो कहते हैं ना, मुकाबले को शायद से डोमिनेट करेगा, वहां से एक बार फिर से वही होता है जो पहली पारी में हुआ था, आप कोलैप्स कर जाते हैं। और जब भारतीय टीम उतरती है ना गेंदबाजी करने, मैं बात कर रहा हूँ पहली पारी की, जब भारत ने 471 रन बनाए थे, तो वहां पे भी अब ये जो एक, अगर आप इस पहलू से अगर देखेंगे मुकाबले को, तो फील्डिंग का स्तर, मतलब स्लिप कैचिंग इंग्लैंड में आसान नहीं होती है। मैं बात भी कर चुका हूँ कि यार मुश्किल होता है, हमें लगता है कि टीवी पे देखे कि यार कैच छूट गया, इतना खराब स्तर क्यों। अब देखो यार ये क्या हुआ है, कैचेस छूटे हैं, और कैच पकड़ो मैच पकड़ो, ये है पुरानी कहावत क्रिकेट की, लेकिन हमने 6 से 7 कैचेस ड्रॉप करे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अगर आप देखेंगे पहली पारी में कि ओली पोप का हमने कैच छोड़ा, एक बार नहीं 2 बार हमने छोड़ा, और वो बना जाते हैं शतक। उसके बाद आप देखते हैं तो हैरी ब्रूक, अनफॉर्चुनेटली बुमराह ऐसी गलती नहीं करते हैं, लेकिन उनके द्वारा वो गलती हुई, वो नो बॉल हो गई जब बाउंसर पे उन्होंने फंसा लिया था हैरी ब्रूक को, वहां से वो 99 रन का एक जाइंट किलर स्कोर बना के जाते हैं। तो फील्डिंग का ये जो स्तर रहा है, ना केवल पहली पारी में बल्कि दूसरी पारी में भी हमने देखा, वो थोड़ा मिसफील्ड भी हुई, जो कि चौके गए और स्लिप के बीच में से जा रहे थे, मतलब कैचेस छूटे हैं। पहली पारी में तो कुछ ज्यादा ही छूटे, दूसरी पारी में फिर भी आप कहोगे कि यार ठीक था एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग। तो ये गलतियां हुई कि आपने एक तो कोलैप्स करा, अगर आप मान लीजिए वो कोलैप्स ना करते तो आप देखो यार इतनी बढ़िया पोजीशन में होते कि आप डेक क्लियर कर देते। अगर दूसरी पारी में भी ना करते, पहली पारी में तो किया जो किया, लेकिन अगर दूसरी पारी में भी अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आप एक अच्छी स्थिति में होते। दूसरा ये कि अगर आपने उन अहम मौकों को भुना लिया होता, जो कैचेस आए थे, जो बुमराह ने वो मौके बनाए थे, अगर आपने उनको लपका होता, आपने उनको पकड़ा होता, तो हम मैच को एकदम सील कर देते ना। मतलब फिर कहानी नहीं आती 5वें दिन के तीसरे सेशन तक, 5वें दिन तक बात ही नहीं पहुंचती अगर हम उन मौकों को भुना लेते, उन कैचेस को पकड़ लेते, क्योंकि कुछ कैचेस तो आप कहोगे टफ थे, लेकिन जायसवाल के द्वारा भी कैच छूटे, क्योंकि स्लिप कैचेस भी छूटे, और मुझे लगा कि पहली टेस्ट मैच में ना जायसवाल के पीछे गेंद पड़ गई, मतलब जहां भी इंग्लैंड के बल्लेबाज शॉट मार रहे थे, जहां भी मौका बन रहा था, तो जायसवाल फील्डर स्लिप में हो चाहे वो शॉर्ट बॉल के लिए आपने वहां पीछे तैनात कर रखा हो, तो भी वहां पे जायसवाल ही मौजूद थे। तो एक बुरा टेस्ट मैच ये भारतीय नजरिए से, और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वक्त है सपोर्ट करने का टीम को, क्योंकि हाँ दर्द तो होगा, ये थोड़ा लगेगा कि यार ये क्या हुआ है, मतलब जीता हुआ मैच आपने कैसे गवा दिया टीम के, क्योंकि बल्लेबाजों ने तो अपना काम किया ना, टॉप ऑर्डर ने तो अपने, वो कहते हैं ना, रन्स बना के दिए आपको। लेकिन एक चीज ये भी हुई कि जो कोलैप्स हुआ है ये, क्योंकि अगर आप देखते हो कि एक फर्क ये भी रह गया मुकाबले में कि भारत ने क्या किया, टॉप ऑर्डर ने रन बनाए भारत की तरफ से, मिडल ऑर्डर ने स्कोर किया भारत की तरफ से, इंग्लैंड के लिए भी टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर ने तो काम किया, लेकिन उनका जो लोअर ऑर्डर था उन्होंने भी रन्स बना के दिए ना। क्रिस वोक्स ने, ब्राइडन कर्ट्स ने, जॉस टंग ने, उन्होंने भी वो ऐसे विकेट्स नहीं वो खोए कि यार आते थे बल्लेबाज, 1-2 बॉल खेलते थे, लो जी आउट, लेकिन हमारे साथ वैसा हुआ। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस जो कि हुआ इस जीत और हार में, कि जो इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर था उन्होंने रन्स बना के दिए अपनी टीम को, और ऐसा यार होता भी आजकल, हर टीम के रन्स बनाते हैं। WTC के फाइनल में देख लो ऑस्ट्रेलिया, जो सीजरवुड मिचेल स्टार्क की वो आखिरी पार्टनरशिप जो कमाल की थी, अब ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली इस पहले टेस्ट मैच में। और मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि जसप्रीत बुमराह अकेले लड़े इकलौते ऐसे गेंदबाज जिन्होंने वो मौका बनाया, जिनकी गेंदबाजी में वो पैनापन देखा, जिनकी गेंदबाजी में वो घातक, वो कहते हैं ना, दिखी कि हाँ भाई कुछ हो सकता है, हर गेंद पे ना कुछ भी हो सकता है, वो बुमराह की गेंदबाजी में लगता है, और वो वैसा ही हुआ। लेकिन जो बाकी गेंदबाज थे, प्रसिद्ध कृष्णा एंड मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उनकी गेंदबाजी में वो धार बिल्कुल नजर नहीं आई। अब जसप्रीत बुमराह वो 3 टेस्ट मैच ही खेलने वाले हैं, तो ऐसा है कि अब उनके 2 टेस्ट मैच बचते हैं,
और अभी 4 टेस्ट मैच बचे हैं सीरीज में। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने ओवर्स भी काफ़ी ज़्यादा डाले हैं, तो अगर वो नहीं खेलते हैं अगला टेस्ट मैच, तो ये भी थोड़ा डर तो लगता है कि यार बुमराह अगर खेल रहे थे तो हमारे साथ ऐसा हो गया कि हम विकेट लेने के लिए तरस रहे थे कि यार कब आएगी विकेट, कहाँ से आएगा वो मौका, कब करेंगे इंग्लिश टीम वाली गलती। लेकिन अगर बुमराह नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, तो कैसे हम विकेट चटकाएंगे, तो कैसे यार हम मौका बनाएंगे। ये तो है यार, क्योंकि अगर बुमराह नहीं खेलेंगे तो डर तो लग रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि बुमराह थे तो ऐसा हाल हुआ है। मतलब एबिलिटी है, मैं एबिलिटी पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ कि काबिलियत नहीं है मोहम्मद सिराज के पास, प्रतिभा नहीं है प्रसिद्ध कृष्णा के पास है, लेकिन अभी पता नहीं वो थोड़ी धार नजर नहीं आ रही, उस फॉर्म में गेंदबाजी नहीं कर रहे जिस फॉर्म में मोहम्मद सिराज अक्सर किया करते थे। अगर आप देखोगे ना 1-1.5 साल पहले, ऐसा नहीं वो देखने को मिला है। और अगर हम बात करते हैं तो पिछले 9 टेस्ट मैचेस में महज भारत ने 1 टेस्ट मैच जीता है। इंक्लूडेड है उसमें वो न्यूजीलैंड वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो हम 0-3 से हारे थे, बीजीटी जहाँ पे हम महज 1 मुकाबला, वो पहला टेस्ट मैच पर्थ वाला, वो हम जीत पाए। और फिर आप देखते हो यहाँ पे भी वो हार के साथ वो हुई है शुरुआत। तो टेस्ट में ना अभी वो थोड़ा फॉर्म बिगड़ा हुआ है, उतनी अच्छी तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं प्रोग्रेस, वो नहीं हमारे साथ, वो किस्मत भी है अभी। तो बिल्कुल ये कुछ हुआ है इस पहले टेस्ट मैच में। अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल डैन डकेट को ही मिलना था मैन ऑफ द मैच, क्योंकि क्या कमाल की पारी उनके द्वारा। अब 5वें दिन की अगर हम बात करते हैं, ये तो पहले टेस्ट मैच के बारे में मैंने बात करी, 5वें दिन इंग्लैंड ने किस तरीके से, अगर हम देखते हैं कि इस रन चेस को मुकम्मल किया, पूरा किया। तो पहले सेशन में आते हैं, जसप्रीत बुमराह आग उगल रहे थे, घातक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अगर आपने देखा हो तो वो संयम बरता, क्योंकि बेसबॉल बुमराह के सामने नहीं खेला, क्योंकि अगर वहां कोशिश करते तो हो सकता है ये नतीजा अलग होता। बुमराह को सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी बराबर, लेकिन जो बाकी तेज गेंदबाज थे, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, उनको बख्शा नहीं, उनके ऊपर हावी हुए बढ़ चढ़ के अंग्रेज, मतलब इंग्लिश बल्लेबाज, क्योंकि उनके खिलाफ स्कोर किया। पहले सेशन में भारत को विकेट नहीं मिला, और ये बात मैंने कल भी करी थी कि अगर विकेट नहीं मिलता है तो हमें वो दबाव बना के रखना पड़ेगा, वो अटैकिंग फील्ड लगातार गेंदबाज को देनी पड़ेगी, जो कि किया भी हमने। लेकिन वो थोड़ा बारिश भी आती रही, फिर हम वो कहते हैं धूप खिल जाती थी, इंग्लैंड में ये चलता रहता है। लेकिन पहले सेशन में हमें विकेट नहीं मिलती है, फिर दूसरे सेशन में विकेट मिलती तो है, लेकिन वो रन्स इतने ज्यादा आ जाते हैं कि यार फिर वही हो जाता है कि, क्योंकि एक वक्त लग रहा था ना कि जब भारत ने 4 विकेट चटका लिए थे, वो शार्दुल ठाकुर जो 2 गेंदों पे 2 विकेट्स लेके आए थे, पहले बैन डकेट फिर हैरी ब्रुक, वहां से लगा था कि हो सकता है कि अब कुछ निराले हो जाए, क्योंकि हमारी टीम ऐसा पहले कर चुकी है, इसलिए हमको लगता है कि यार हो सकता है अब भी कुछ हो सकता है। जब लास्ट में वो 60-70 रन रह गए थे ना, जब बैन स्टोक्स आउट हुए थे, वो जो 5वां विकेट गिरा था, तब भी लगा था कि यार अब भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से भारत 1-2 विकेट और गुच्छे में ले ले तो मैच बन जाएगा, भले ही रन 70 ही क्यों ना हो, लेकिन मैच बन जाएगा। लेकिन सारी उम्मीदों पे, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। इंग्लैंड ने चेज कर दिया 371 रनों का बड़ा टारगेट। बेसबॉल के युग में इंग्लैंड प्रभाव छोड़ने में एक बार फिर से कामयाब हुआ है, और क्या शानदार प्रदर्शन ये इंग्लिश टीम के द्वारा। सीरीज की स्कोर लाइन हमें पता चल चुकी है, 1-0 की बढ़त इंग्लैंड को मिल चुकी है, और दूसरा टेस्ट मैच अब अगर हम देखते हैं तो शुरू होने वाला है 2 जुलाई से, बुधवार 2 जुलाई से टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा एजबैस्टन में, उसके लिए अभी हफ्ते का समय है, तो अब भारत को काम तो करना पड़ेगा कि जो कैचेस यार वो नहीं छूटने चाहिए दूसरे टेस्ट मैच में, या मैं कहूँ इस पूरी सीरीज में, क्योंकि जो गलती हुई है ना हमसे इस पहले टेस्ट मैच में, वो अब दोहरानी नहीं है हमें आने वाले टेस्ट मैचेस में। तो काम करना पड़ेगा फील्डिंग के स्तर पे, क्योंकि यार ऐसा क्या हुआ कि कैचेस छूट गए, मिस फील्डिंग हो गई, और हम मुकाबला हार गए। तो बिल्कुल बात आगे चलती रहेगी और इस पे चर्चा होती रहेगी,
तो बस आज के लिए इतना ही है हमारी इस मुलाकात में, हमारी इस वीडियो में। और अब अगली मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने बारीकी से मुकाबले का एनालिसिस किया है, तो लाइक जरूर करें हमारी इस वीडियो को। और अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर दें फटाफट से, हमारे इस चैनल को कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को शेयर भी अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। और मुलाकात होती है अब आपसे मेरी बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।